मुंबई ओबराय हाउस। 8 साल की एक छोटी सी लड़की तेजी से ऊपर सीढ़ियों पर से नीचे भागती हुई आ रही होती है। उसके पीछे कोई ये कहते हुए भाग रहा था कि नताशा, क्या मजाक है, मेरी फाइल मुझे दो, ये फाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चों की खेलने की चीज़ नहीं है। लेकिन नताशा नहीं रुकती और भागते हुए कहती है कि नताशा भागते हुए कहती है, नहीं, ये फाइल आपको नहीं देने वाली। पापा, आप सारे दिन ऑफिस में रहते हो, मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते हो, कहीं घुमाने भी नहीं ले जाते हो, इसलिए आपकी ये फाइल आपको तभी मिलेगी जब आप मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाओगे बाहर। ऋषि, नताशा के पापा का नाम ऋषि है। नताशा, आपको आइसक्रीम खिलाने के लिए दादी लेकर जाएंगी और रोहन चाचू भी तो हैं, वह लेकर चले जाएंगे। आप बस मुझे मेरी फाइल दे दो। नताशा भागते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे दादी के साथ नहीं जाना है और न ही रोहन चाचू के साथ, मुझे सिर्फ आपके साथ जाना है। तभी वहाँ पर ऋषि के मम्मी पापा आ जाते हैं और ऋषि की मम्मी कहती हैं कि ऋषि के मम्मी गायत्री ऋषि से कहती हैं, क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों मच रहा है। गायत्री जी को देखकर नताशा रुक जाती है और वह डरने लगती है। गायत्री जी नताशा से कहती हैं, गायत्री जी, नताशा ये क्या है, तुम्हारे हाथ में ऋषि की ऑफिस की फाइल क्या कर रही है। तुमसे कितनी बार मना करा है, बड़ों की चीज़ों को हाथ मत लगाया करो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता। दिन पर दिन तुम्हारी शैतानी बहुत बढ़ती जा रही है। रोहन, माँ बेकार में नताशा को डांट रही हैं। और भाई, आप नताशा आपके साथ वक्त बिताना चाहती है तो उसमें क्या गलत है। हर बच्चा अपने पिता का प्यार चाहता है, लेकिन आप तो नताशा की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते। पता नहीं क्यों आप सब नताशा को उसकी गलती की सजा दे रहे हैं जो उसने की ही नहीं। नताशा बच्ची है, जरा उसकी तरफ देखिए, क्या गुजरती है उस पर। ऋषि, रोहन, तुम छोटे हो तो छोटे ही बनकर रहो, बड़े बनने की कोशिश मत करो। और नहीं ले जाना चाहता मैं नताशा को कहीं बाहर, नहीं बिताना चाहता उसके साथ वक्त, क्योंकि जब मैं उसे देखता हूँ उसकी याद आती है, जिसे मैं याद नहीं करना चाहता, जिससे मैं नफरत करता हूँ। ऋषि ऐसा कहने के बाद भी नताशा के हाथों से फाइल ले लेता है और उसे कहता है, आज के बाद मेरी किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी ज़रूरी मीटिंग है। ऋषि ऐसा कहने के बाद चला जाता है ऑफिस के लिए। गायत्री जी और ऋषि के पापा भी चले जाते हैं अपने कमरे में। नताशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोहन कहता है, कोई बात नहीं, आपको आइसक्रीम खानी है ना, तो आपको आपके चाचू लेकर जाएंगे आइसक्रीम खिलाने के लिए और खूब मस्ती भी करेंगे। नताशा रोते हुए कहती है, नहीं, मुझे सिर्फ पापा के साथ जाना था, किसी और के साथ नहीं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। नताशा ऐसा कहने के बाद रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रोहन उसके पीछे जाने के लिए होता है, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और वह फ़ोन पर बात करने लग जाता है। नताशा अपने कमरे में आ जाती है। वह बहुत रो रही होती है और पास में रखे कान्हा जी की तस्वीर उठाकर कहती है, कान्हा जी, सिर्फ आप ही मेरे दोस्त हो, इसीलिए तो मैं आपको हमेशा अपने साथ रखती हूँ, लेकिन आप भी मेरी चिंता नहीं करते, तभी तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनते हैं आप। कहते हैं कि आप सबकी मन्नत पूरी करते हो, फिर मेरी मन्नत पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं। कान्हा जी, ऐसा कुछ कर दीजिए ना जिससे पापा मुझे प्यार करने लगें। पापा मुझसे नफरत करते हैं, मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते, जबकि मैंने तो कोई गलती भी नहीं की है, मैं तो हमेशा गुड गर्ल बनकर रहती हूँ, फिर भी पापा मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। कान्हा जी, क्या कोई नहीं है ऐसा जो मेरे पापा को ये समझा सके, मैं उनकी बेटी हूँ, जैसे सबके पापा अपने बच्चों से प्यार करते हैं, क्या मुझे मेरे पापा का प्यार कभी नहीं मिलेगा। नताशा ऐसा कहने के बाद रोने लगती है। बनारस, एक बूढ़ी औरत मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही होती है। तभी उसे चक्कर आने लगता है, वह गिरने वाली होती है, लेकिन तभी एक लड़की पीछे से तेजी से भागती हुई आ रही होती है और उस बूढ़ी औरत को गिरने से बचा लेती है और उन्हें बहुत प्यार से डांटते हुए कहती है, अम्मा, आप भी ना, अभी आपको कुछ हो जाता तो। अपने बारे में नहीं तो अपने परिवार के बारे में तो सोचना चाहिए। आपके परिवार में कितने लोग होंगे जो आपसे बहुत प्यार करते होंगे, कम से कम उनके लिए तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। अम्मा ये सुनकर मुस्कुराने लगती हैं
और मुस्कुराते हुए कहती हैं, बिटिया तुम बहुत प्यारी हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम रिया है। और ये हमारी छोड़िए, ये बताइए कि आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती थीं? अम्मा मुस्कुराते हुए, क्योंकि तुम हो जो मेरा ध्यान रखने के लिए। पूरा बनारस जानता है, जब भी कोई दर्द में होता है तो तुम पहुंच जाती हो उसकी मदद करने के लिए। रिया मुस्कुराते हुए, बस बस, हमें ज़्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। हम एक डॉक्टर हैं, इसीलिए पहुंच जाते हैं। और फिर शायद हमारी संतोषी माँ भी यही चाहती हैं कि हम सबकी सेवा करें। बस हम अपनी संतोषी माँ की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अम्मा मुस्कुराते हुए, बिटिया तुम बहुत प्यारी हो। तुम सबका अच्छा करती हो, सबके बारे में अच्छा सोचती हो। देखना, संतोषी माँ ने तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा सोचा होगा। तुम्हारे लिए कोई ऐसा जीवन साथी चुना होगा जो तुमसे बहुत प्यार करता होगा। जिस तरह तुम सबका ध्यान रखती हो, उसी तरह कोई तेरा भी ध्यान रखेगा। संतोषी माँ ने तेरे लिए कोई तो बनाया होगा जो तुम्हें दुनिया भर की खुशी देगा। रिया, परंतु हमें शादी नहीं करनी। तभी पीछे से कोई आता है। रिया पीछे मुड़कर देखती है तो वह हैरान हो जाती है। रिया पीछे मुड़कर देखती है तो वह हैरान हो जाती है। सामने उसके बाबूजी खड़े थे। रिया बाबूजी से कहती है, रिया, बाबूजी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमने कहा था ना आपसे आराम करने के लिए, लेकिन नहीं, आप तो हमारी सुनते ही नहीं हैं। बाबूजी, पिता मैं हूँ तेरा। मुझे तुझे डांटना चाहिए, लेकिन तू तो मुझे डांटती रहती है। रिया, बाबूजी हम आपको डांट रहे हैं। हम आपको डांट नहीं रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप अपना ध्यान रखा करो। आपकी तबीयत खराब थी, फिर आप बाहर क्या कर रहे हैं? बाबूजी, कोई और रास्ता है मेरे पास? मेरी एक ही बेटी है और वह भी दिन भर काम के सिलसिले में बाहर रहती है। घर पर मन नहीं लगता है, इसीलिए बाहर आ जाता हूँ। रिया, बाबूजी ज़्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। हमें पता है आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि आपको आइसक्रीम खानी है। लेकिन जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, आपको आइसक्रीम नहीं मिलेगी। अब चलिए घर, आपकी दवाई का टाइम हो रहा है। बाबूजी, अगर मेरी इतनी ही चिंता है तो फिर मुंबई क्यों जा रही है? यहीं क्यों नहीं रहती? जानता हूँ आज नहीं तो कल तुझे जाना है शादी करके, लेकिन जब तक शादी नहीं होती तब तक मेरे पास रह सकती है ना? रिया, बाबूजी, पहली बात, हम शादी नहीं करने वाले, पूरी जिंदगी आपके साथ रहेंगे। और दूसरी बात, हम मुंबई के लिए हमेशा के लिए तो थोड़े ना जा रहे हैं, कुछ दिन के लिए ही तो जा रहे हैं। बाबूजी, लेकिन कुछ दिन के लिए ही क्यों? तुम क्यों जा रही हो? रिया, क्योंकि किसी को ज़रूरत है हमारी, और आपने ही तो हमें सिखाया है कि जब किसी को मदद की ज़रूरत होती है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। तो हम बस वहाँ किसी की सहायता करने के लिए जा रहे हैं। आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगे अच्छे काम के लिए? बाबूजी, तुझसे कोई नहीं जीत सकता, और वैसे भी मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। अगर तू वहाँ जाना चाहती है तो ठीक है, मैं नहीं रोकने वाला, लेकिन वादा करना होगा किसी और की सहायता करते करते कहीं तुम अपना ध्यान रखना मत भूल जाना। अपना भी ध्यान रखना, याद रखना, यहाँ कोई है जो तुमसे बहुत प्यार करता है, तेरा इंतजार कर रहा है। रिया, हम आपसे वादा करते हैं अपना पूरा ध्यान रखेंगे और बहुत जल्द आपके पास वापस आ जाएंगे। अच्छा चलिए, पर दवाई भी तो खानी है आपको। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। उधर ऋषि अपनी मीटिंग कर रहा होता है ऑफिस में। तभी अचानक उसे गुस्सा आ जाता है। अपना गुस्सा ऑफिस में काम करने वालों के ऊपर उतारने लगता है। ऋषि, मैंने पहले ही कहा था मुझे हर काम परफेक्ट चाहिए और टाइम पर चाहिए, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो समझ में नहीं आता। तुम सभी को पता है कि आज का मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। फिर प्रोजेक्ट तैयार कैसे नहीं हुआ? आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाओ जाकर प्रोजेक्ट तैयार करो। सिर्फ 1 घंटा है तुम लोगों के पास। अगर इस 1 घंटे में तुम लोगों का प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुआ तो फिर अपनी नौकरी को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय बोल दें। ऋषि ऐसा कहने के बाद अपने केबिन में चला जाता है। ऑफिस में काम करने वाले धीरे धीरे कहने लगते हैं कि सर, पहले तो ऐसे नहीं थे, पहले कितने हंसते थे, मजाक करते थे, लेकिन जब से उनकी ज़िंदगी में उस दिन जो हुआ, उस दिन के बाद तो वह बिल्कुल ही बदल गए। बात बात पर गुस्सा करने लगे हैं। वैसे सच कहें तो उस दिन बहुत बुरा हुआ था सर के साथ।
ऐसा नहीं होना चाहिए। सर इतने अच्छे हैं, उनके साथ इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए था। कर भी क्या सकते हैं, जो होना था वह तो होकर ही रहेगा। चलो अब जल्दी से प्रोजेक्ट बना लेते हैं, वरना हमें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा कहने के बाद सभी प्रोजेक्ट बनाने में लग जाते हैं। उधर घर पर रोहन किसी का इंतजार कर रहा होता है दरवाजे पर। तभी वहां पर गायत्री जी आती हैं। गायत्री जी अपने बेटे रोहन से कहती हैं, बेटा कब से यहाँ पर इंतजार कर रहे हो? आ जाएगी, कहीं ट्रैफिक में फंस गई होगी। हाँ हाँ मुझे पता है, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो तुम उसका, लेकिन कुछ देर और आ जाएगी। लेकिन तभी दरवाजे पर कोई आती है। रोहन पीछे मुड़कर देखता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। गायत्री जी, रोहन आ गई तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी जान। बेटा तुम्हें पता है कब से रोहित तुम्हारा इंतजार कर रहा है यहीं दरवाजे पर खड़ा होकर। सच में मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम इस घर की रोशनी हो। जब से तुम गई हो इस घर की रोशनी भी चली गई है, लेकिन कोई नहीं, अब तो तुम आ गई हो। अब इस घर को संभाल लेना, ये घर तुम्हारे हाथों में है। गायत्री जी अभी कुछ कहती, घर के अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। गायत्री जी, रोहन और वह लड़की जो अभी अभी आई थी, तीनों हैरान रह जाते हैं। गायत्री जी कहती हैं, लगता है इस नताशा की बच्ची ने फिर से कोई चीज़ तोड़ दी है। समझ में नहीं आता इस लड़की का क्या करूं, दिन भर शैतानी करती रहती है। आज तो इसे नहीं छोड़ने वाली। रोहन तुम बहू को लेकर अंदर आओ, मैं जाकर देखती हूँ इस नताशा ने क्या तोड़ दी है फिर से। गायत्री जी ऐसा कहने के बाद चली जाती हैं नताशा को देखने के लिए। रोहन अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के अंदर आ जाता है नताशा के पास। गायत्री जी नताशा के पास जाती हैं और उससे कहती हैं, गायत्री जी तुम क्या आराम से नहीं रह सकती ना? ना तो तुम खुद आराम से रहती हो और ना ही दूसरों को आराम से रहने देती हो। और कितनी बार कहा है तुमसे, अपने कमरे में रहा करो। तुम्हारा कोई चेहरा भी देखना नहीं चाहता। जब तुम्हारा चेहरा देखते हैं तो वह सब याद आता है जो याद नहीं करना चाहते। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर नताशा हैरान रह जाती है और हैरानी के साथ देखने लगती है। नताशा डर जाती है, अचानक डर के मारे कांपने लगती है, जैसे कुछ तो था जो उसे बहुत डरा रहा था। तभी गायत्री जी कहती हैं, गायत्री जी मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कह दिया जो तुम डर के मारे कांपने लगीं। तभी वह जो लड़की आई थी वह कहती है कि रहने दीजिए ना, क्यों आप अपना दिमाग खराब कर रही हैं गायत्री जी। सरलिन, और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इसकी तरफदारी करने की। सरलिन, तुमने और रोहन ने इसे कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, तभी तो दिन पर दिन बदतमीज होती जा रही है। सरलिन, मुझे इस नताशा से कुछ बात ही नहीं करनी। जब जब इस नताशा का चेहरा देखती हूँ वह मनहूस दिन याद आ जाता है। वह दिन जिस दिन मेरे बेटे की हर खुशी उससे दूर हो गई। इतना हंसता खेलता मेरा बेटा, हर वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी, लेकिन उस दिन मेरे बेटे की मुस्कुराहट ही गायब हो गई। सरलिन, माँ जी मैं जानती हूँ कि आप कितनी तकलीफ में हो, और उस दिन को आप तो क्या, हम भी नहीं भुला सकते। ऋषि मेरे भाई जैसे हैं और उस दिन मेरे भाई की हर खुशी छिन गई थी। लेकिन जो होना होता है वह तो होकर ही रहता है, उसे तो कोई बदल ही नहीं सकता। आपके सर में दर्द हो रहा होगा, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। गायत्री जी, सरलिन कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी अभी आई थी, जाकर आराम करो, सफ़र में थक गई होगी। और वैसे भी रोहन कब से इंतजार कर रहा है, थोड़ा सा वक्त उसके साथ भी बिता लो। रोहन, क्या आप भी? गायत्री जी, मैं भी क्या? तुम कर नहीं रहे थे इंतजार अपनी पत्नी से? तुम कितना प्यार करते हो, बताते क्यों नहीं हो? अच्छी, बस बस, मैं अब तुम दोनों के बीच नहीं आने वाली। अब तुम दोनों बात करो और मैं चलती हूँ, और तुम वापस आ जाओ अपने कमरे में। नताशा, याद रखना, अपने कमरे से बाहर मत निकलना, हमारे सामने तो बिल्कुल भी मत आना। गायत्री जी कहने के बाद गायत्री जी वहाँ से चली जाती हैं। उधर रिया अपना बैग तैयार कर रही थी, तभी उसके कमरे में बाबूजी आते हैं। रिया बाबूजी को देखकर कहती है, रिया, बाबूजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कुछ चाहिए? बाबूजी, क्यों, मैं अपनी बिटिया के पास बात करने के लिए नहीं आ सकता? वैसे भी तुम जा रही हो मुंबई, थोड़ा वक्त तो तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। रिया, बाबूजी हम सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही तो जा रहे हैं। बाबूजी, जा रही हो ना, क्या पता तुम कब वापस आओ, मैं रहूं या ना। रिया,
बाबूजी, आप फिर से वही बातें करने लगे। अगर आपने फिर से ऐसा कहा तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। और वैसे भी आपको कुछ नहीं होगा, हम हैं आपके साथ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। बाबूजी, बिटिया तू तो बात बात पर नाराज हो जाती है। मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा ठीक है, आगे से नहीं करूँगा। वैसे तेरे हाथों की चाय पीने को बहुत मन कर रहा है। क्या अपने बाबूजी के लिए अपने हाथों की चाय बना सकती है? रिया, बाबूजी ये भी कोई कहने वाली बात है। हम अभी चाय बनाकर लाते हैं और फिर दोनों बैठकर बात करेंगे। रिया ऐसा कहने के बाद चाय बनाने के लिए चली जाती है। रसोई में रिया रसोई में चाय बना रही थी और अपने मन में सोच रही थी कि बाबूजी, हम चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि हम मुंबई जाएंगे। कुछ दिनों के लिए ही तो जा रहे हैं, बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। जिस तरह आप हमसे दूर नहीं रह सकते, हम भी आपसे दूर नहीं रह सकते। माँ के जाने के बाद आपने हमें, माँ और पिता का, दोनों का प्यार दिया है, फिर हम आपको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। हम मुंबई जा रहे हैं क्योंकि वहाँ किसी को हमारी ज़रूरत है, और दूसरों की मदद करना तो हमने आपसे ही सीखा है बाबूजी। रिया ऐसा सोच रही थी कि तभी उसकी उंगली जल जाती है। ऋषि, जो अपने ऑफिस में लैपटॉप पर काम कर रहा था, अचानक उसका दिल धड़कता है, बेचैनी होने लगती है। ऋषि, क्या हो रहा है? मेरा दिल इतना क्यों धड़क रहा है? बेचैनी कैसी? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे किसी अपने को कोई दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी मेरे लिए ऐसी फीलिंग कोई मायने नहीं रखती। रिया को अचानक हिचकी आने लगती है। रिया कहती है, रिया, हिचकी? हमें इतनी हिचकी क्यों आ रही है? बाबूजी तो यहीं पर हैं। ऐसा कौन है जो हमें इतना याद कर रहा है? ऋषि, नफरत है मुझे इस फीलिंग से। रिया, हम भी ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। हिचकी आने की ज़रूरी थोड़ी ना है, कभी कभी ऐसे भी हो जाती है। इस दुनिया में हमसे सबसे ज़्यादा प्यार हमारे बाबूजी करते हैं, और हमें किसी का प्यार नहीं चाहिए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा हमें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। बाबूजी से दूर मुंबई आ रहे हैं अकेले, इस वजह से, या फिर कोई और वजह है? रिया अपने दिल पर हाथ रखने लगती है। उधर ऋषि भी अपने दिल पर हाथ रखने लगता है। गाना बजते हुए, मेरे हाथों की लकीरों में तेरा नाम लिखा है, मेरी आंखों में तेरा ही चेहरा बसा है, मेरे जीने की वजह तुम हो, मेरे दिल की धड़कन तुम हो, कितना प्यार है कैसे बताऊं मैं यारा। नताशा डर के मारे चुपचाप खड़ी होती है। वैसे तो नताशा सब लोगों से डरती है, लेकिन और कुछ ज़्यादा ही डर रही थी। रोहन सरलिन से कहता है, रोहन, सरलिन मैं अभी आता हूँ, एक ज़रूरी फ़ोन करना है। सरलिन, बिल्कुल, जब तक तुम आते हो तब तक मैं चाय बना लेती हूँ, फिर दोनों आराम से बैठकर पियेंगे। रोहन ऐसा कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। नताशा और ज़्यादा डरने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगती है। सरलिन, मैं तुमसे, क्या हुआ बेटा, तुम डर क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारी चाची हूँ, और चाची भी तो माँ जैसी होती है। वैसे मुझे तुमसे भी बहुत बातें करनी हैं, इतना वक्त जो हो गया है तभी कुछ ऐसा होता है। नताशा हैरान रह जाती है। सरलिन, नताशा बेटा क्या हुआ? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाली, और वैसे भी मैं तुम्हें कैसे कुछ कर सकती हूँ? आखिर तुम ही तो हो मेरी सपनों की तिजोरी। सपनों की तिजोरी को खोलना है तो फिर तुम्हें कैसे कुछ कर सकती हूँ? नताशा बहुत डर जाती है और तेजी से भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सरलिन जोर जोर से हंसने लगती है। तभी वहां पर रोहन आ जाता है। रोहन कहता है, रोहन, सरलिन क्या बात है, तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? और नताशा कहाँ पर है? और तुम तो चाय बनाने जा रही थी, फिर यहाँ कैसी खड़ी रह गई? सरलिन, नताशा अपने कमरे में गई। तुम्हें तो पता है वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, खासकर मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। तुम ये सब छोड़ो और आराम से बैठो, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। सरलिन ऐसा कहकर चाय बनाने चली जाती है। नताशा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और कहती है, नताशा, कोई भी प्यार नहीं करता, अकेली हूँ मैं इस दुनिया में, पापा भी मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी कोई गलती भी नहीं होती, फिर भी मुझे सब डांटते रहते हैं। पापा पापा तो कभी बात ही नहीं करते हैं, सुबह ऑफिस जल्दी चले जाते हैं, रात को ऑफिस से देर से आते हैं, मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं,
फिर मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँ? मैं चली जाऊँगी सबसे दूर। आज रात सब सो जाएँगे, तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वैसे भी मेरे जाने से किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है? मुझे नहीं पता कि मैं कल कहाँ जाऊँगी, पर मैं यहाँ से चली जाऊँगी बहुत दूर। पापा, आप मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते ना? तो ठीक है, आज के बाद आपको मेरा चेहरा कभी दिखाई नहीं देगा। नताशा ऐसा कहने के बाद अपने छोटे से बैग में अपने कपड़े भरने लगती है और कपड़े बैग में भरने के बाद उस बैग को छिपा कर रख देती है। रात को खाना खाने के बाद नताशा अपने कमरे में चली जाती है और सोने का नाटक करने लगती है। रात को ऋषि आता है। रोहन ऋषि का इंतजार कर रहा था। ऋषि: रोहन, तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? रोहन: भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा आपका ही इंतजार कर लूं, और मैंने भी खाना नहीं खाया, तो दोनों साथ में खाना खाएंगे। ऋषि: रोहन, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, तुम खाना खा लो, मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए सोने जा रहा हूँ। ऋषि जाने लगता है, तभी अचानक रुक जाता है। रोहन हंसने लगता है और कहता है: रोहन, जब आपको नताशा की इतनी ही चिंता हो रही है, तो फिर जाकर देख को नहीं लेते उसके कमरे में, उसे भी अच्छा लगेगा। ऋषि: ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। वैसे नताशा सो गई है। ऋषि: नताशा की तबीयत ठीक है ना? रोहन: हाँ, नताशा की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। मुझे भी बहुत अजीब लगा था जब वह आपके आने से पहले ही सो गई, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि नताशा आपके आने से पहले सो जाए। चाहे आप कितनी ही देर में क्यों ना आए, आपका इंतजार करती रहती थी और आपके आने से पहले खाना भी नहीं खाती थी, लेकिन आज उसने खाना भी खा लिया और सो भी गई। हो सकता है कि थक गई थी, इसलिए आराम करने का मन कर रहा हो। वैसे आप नताशा की चिंता मत करो, नताशा बिल्कुल ठीक है। ऋषि: रोहन, क्या तुम कल नताशा को बाहर घुमाने के लिए ले जा सकते हो? मेरी ज़रूरी मीटिंग है, तो मैं नहीं जा सकता। रोहन: भाई, मुझे पता है आप नताशा को अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहते, लेकिन उसे बाहर घूमने से खुशी नहीं मिलेगी। उसे अगर खुशी मिलेगी तो सिर्फ आपके साथ। आप पिता हैं उसके, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप कभी उसकी मासूम आंखों में देखते हैं? उसकी मासूम आंखें हर वक्त आपको ही देखना चाहती हैं। उसके दिल में यही सवाल रहता है कि उसके पापा उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। ऋषि: रोहन प्लीज, मैं अभी पिछली कोई बातें याद नहीं करना चाहता। तुमसे जितना कहा है तुम उतना कर देना। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। ऋषि ऐसा कहने के बाद चला जाता है अपने कमरे में सोने के लिए। रोहन भी अपने कमरे में चला जाता है सोने के लिए। उधर रिया अपने कमरे में जाग रही थी और दवाइयों का पर्चा बना रही थी। रिया: हम सब कुछ लिख देते हैं कि कौन सी दवाई किस तरह लेनी है, वरना बाबूजी वैसे भी दवाई नहीं खाते और हमारे जाने के बाद तो उन्हें बिल्कुल भी छूट मिल जाएगी। लेकिन हम भी कम नहीं हैं, फ़ोन करके उनसे दवाई खाने के लिए कहेंगे, तब हम भी देखते हैं कि कैसे दवाई नहीं खाते। जल्दी जल्दी से सारा काम कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जाना है, सुबह जल्दी उठना होगा, नाश्ता बनाना होगा, बाबूजी का खाना भी बनाना होगा और उन्हें बताना भी है कि किस तरह दवाई खानी है। नाश्ते के पहले, नाश्ते के बाद, खाने से पहले, और फिर जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि सुबह 6 बजे की बस है। अगर हमें देर हो गई तो हमारी बस निकल जाएगी। रिया ऐसा कहने के बाद जल्दी जल्दी से अपना सारा काम कर लेती है और फिर सो जाती है। उधर ऋषि अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था, बेड पर बैठे बैठे, और खुद भी कहता है: ऋषि, कल मुझे बनारस जाना है, एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है और निकलना भी सुबह होगा। किसी भी हालत में मैं मीटिंग के लिए देर नहीं कर सकता। जल्दी से सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठना है और फिर जाना है। नताशा अपने कमरे में बैठी होती है और खुद से कहती है कि अभी तक तो सब सो गए होंगे और पापा भी कुछ देर में सो जाएंगे। मैं कुछ ही देर में यहाँ से निकल जाऊंगी। मैं जाऊंगी कहाँ पता नहीं, लेकिन यहाँ से बनारस के लिए बस जाती है, मैं वहीं चली जाऊंगी। वहाँ जाकर क्या करूंगी ये तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है मुझे जाना है सबसे दूर। मैं सुबह सबसे दूर चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। नताशा अपना घर सब कुछ छोड़ छाड़ कर सुबह निकल जाती है अकेले। उधर रिया भी सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है मुंबई जाने के लिए और जल्दी से नाश्ता बनाती है, अपने बाबूजी के लिए खाना बनाती है।
फिर अपने बाबूजी को बताती है कि उन्हें किस टाइम दवाई लेनी है, खाने से पहले, खाने के बाद और क्या-क्या करना है, जिससे उनकी सेहत ठीक रहे। रिया के बाबूजी उसकी ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। रिया अपने बाबूजी से कहती है, बाबूजी हमने ऐसा भी क्या कह दिया जो आपको हंसी आ रही है? आप हमारी बातों को मजाक में ले रहे हैं। हमें आपकी चिंता है, इसीलिए तो हम ये सब आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप हैं कि हमारे ऊपर हंस रहे हैं। बाबूजी, अच्छा ठीक है, गलती हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बिटिया इतनी बड़ी हो गई है कि मेरा ख्याल रखने लगी है। कल तक जिसका मुझे ध्यान रखना पड़ता था, आज मेरा ध्यान रख रही है। अच्छा, मेरी चिंता छोड़ो और तुम जाओ, तुम्हारी बस का वक्त होने वाला है। मैंने सब कुछ समझ लिया है और तुम चिंता मत करना, मैं अपनी दवाई टाइम पर ले लूँगा। रिया अपने बाबूजी के गले से लग जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबूजी कहते हैं, बाबूजी, बिटिया क्या हुआ? क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम मुंबई जा रही हो? तुम तो खुद मुंबई जाना चाहती थीं, फिर तुम्हारी आंखों में आंसू की क्या वजह है? रिया, ये सच है कि हम मुंबई जा रहे हैं, परंतु ये भी सच है कि हम आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते। आप क्यों नहीं चलते हमारे साथ? बाबूजी, बिटिया ये भी कोई बात है? तुम सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए ही तो जा रही हो और मैं वहाँ पर आकर क्या करूँगा? तुम तो सारे वक्त अपने काम में लगी रहोगी, मैं बेकार में वहाँ आकर बोर हो जाऊँगा और फिर तुम्हारा भी ध्यान मेरी तरफ ही रहेगा कि मैंने दवाई खाई है या नहीं, खाना खाया है या नहीं। मेरी वजह से तुम अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम जाओ और जल्दी से वापस आ जाना। रिया, ठीक है हम जा रहे हैं, परंतु आप अपना ख्याल रखना और दवाई टाइम से खाना। झूठ बोलने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि आपको पता है हम आपका झूठ बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं कि आपने दवाई खाई है या नहीं। बाबूजी, पक्का वाला वादा, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा। अब जाओ, तुम्हारी बस आने वाली होगी। इसके बाद रिया अपने बाबूजी का आशीर्वाद लेकर अपने घर से निकल जाती है बस स्टैंड के लिए। उधर ऋषि सुबह सुबह उठ जाता है, उसकी भी मीटिंग थी और वह बनारस के लिए आने वाला था। सुबह सुबह तैयार होकर नीचे आता है, तभी रोहन ऋषि से कहता है, रोहन, ऋषि भाई, आप इतनी जल्दी कहीं जा रहे हो लगता है, फिर आपकी मीटिंग है। वैसे मीटिंग कहाँ पर है, ऑफिस में या कहीं बाहर? ऋषि, मेरी मीटिंग बनारस में है, मैं बनारस के लिए जा रहा हूँ। सरलिन, ठीक है मीटिंग के लिए चले जाना, लेकिन नाश्ता करके। मैं अभी आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ, नाश्ता खाने के बाद ही मीटिंग के लिए जाना। ऋषि, नहीं, नाश्ता नहीं, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है और वैसे भी मैं लेट हो रहा हूँ, रास्ते में कुछ खा लूँगा। वैसे नताशा, नताशा अभी तक नहीं उठी, उसे भी तो स्कूल जाना है, तैयार करा नहीं उसे स्कूल जाने के लिए। सरलिन, हाँ, अभी तक नताशा सो रही है और हर रोज खुद तैयार हो जाती थी स्कूल के लिए, तो मैंने इसलिए नहीं करा। ऋषि, सो रही है मतलब? नताशा तो सुबह टाइम से उठ जाती है और खुद तैयार हो जाती थी, फिर आज इतनी देर से कैसे सो रही है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? सरलिन, आप बेकार में चिंता कर रहे हैं, नताशा बिल्कुल ठीक है। मैं अभी जाकर नताशा को देखती हूँ और उसे स्कूल के लिए तैयार करती हूँ, उसके लिए उसका फेवरेट नाश्ता भी बना देती हूँ। सरलिन ऐसा कहने के बाद नताशा के कमरे में जाती है, तो नताशा अपने कमरे में नहीं होती। ये देखकर सरलिन हैरान रह जाती है और चिल्लाते हुए कमरे के बाहर आती है। ऋषि से कहती है कि सरलिन, नताशा अपने कमरे में नहीं है और उसके कपड़े भी नहीं हैं। मुझे लगता है नताशा कहीं चली गई है, लगता है घर छोड़कर। ऋषि, घर छोड़कर चली गई है मतलब ऐसे कैसे? और आपने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? आप सारे दिन घर में रहती हैं, आपको ये नहीं पता कि नताशा कहाँ जाती है, क्या करती है? सरलिन, आप मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हैं? आप अगर भूल रहे हैं तो मैं आपको याद दिला देती हूँ, नताशा मेरी नहीं, आपकी बेटी है। उसका ध्यान रखने का फर्ज आपका है, लेकिन आप तो उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। अगर उसका कोई ध्यान रखता है तो मैं, और सिर्फ रोहन और कोई नहीं। हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। और अगर नताशा घर से गई है तो सिर्फ आपकी वजह से, हमारी वजह से नहीं, इसलिए हमें दोष देना बंद कीजिए। रोहन, सलीन, तुम भाई से इस तरह बात नहीं कर सकती, भाई बड़े हैं, उन्हें कुछ भी कहने का हक है। सरलिन, जानती हूँ
कि ऋषि बहुत बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, और हाँ, उन्हें हक है हमें कुछ भी कहने का, लेकिन जब हमारी कोई गलती ही नहीं है, बेवजह क्यों उनकी बातें सुने। ऋषि, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आपका गुस्सा झेलने के लिए भी तैयार रहती हूँ, लेकिन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए जो मैंने गलती नहीं की है मैं उसे स्वीकार नहीं करने वाली। आप माने या ना माने, गलती आपकी है, और आपको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि नताशा आपकी वजह से घर छोड़कर गई है। रोहन, सरलिन बस, अब तुम एक शब्द नहीं कहोगी भाई से। भाई, हम ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी हमारे लिए नताशा को ढूंढना जरूरी है। चलिए हम नताशा को ढूंढते हैं, और नताशा को कुछ नहीं होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। रिया बस स्टैंड पर पहुंच गई थी और बस में बैठ जाती है। उसकी बस मुंबई के लिए चल देती है। उधर नताशा भी बनारस वाली बस में बैठ गई थी और वह बस भी बनारस के लिए निकल चुकी थी। रोहन और ऋषि नताशा को ढूंढ रहे थे। ऋषि नताशा को ढूंढते ढूंढते बस स्टैंड पर पहुंच जाता है और वहां उसकी फोटो दिखाकर सबसे उसके बारे में पता करने लगता है। ऋषि एक आदमी को नताशा की फोटो दिखाता है। वह आदमी नताशा की फोटो देखकर कहता है, आदमी, हाँ भाई जी, मैंने इस बच्ची को देखा है, अभी यहीं पर। ऋषि, कहाँ पर देखा है? आदमी, अभी यहीं पर तो देखा था, अभी अभी बनारस वाली बस में बैठकर चली गई है ये बच्ची। ऋषि, क्या, बनारस? लेकिन नताशा बनारस क्यों जाएगी रोहन? रोहन, पता नहीं भाई, ये तो तभी पता चलेगा जब नताशा मिल जाएगी। हमें देर नहीं करनी चाहिए, नताशा ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, हमें उसे जल्दी ढूंढना चाहिए। अकेली है, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। ऋषि, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नताशा के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, अलग अलग ढूंढते हैं, अगर दोनों एक साथ ढूंढ लेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। दोनों अलग अलग रास्ते पर जाते हैं और जल्दी नताशा को ढूंढ लेंगे। रोहन, ठीक है भाई, आप एक काम करो, ये गाड़ी आप लेकर चले जाओ, मैं सरलिन से कहकर दूसरी गाड़ी मंगा लेता हूँ और उसमें आता हूँ, आप चलो। इसके बाद ऋषि नताशा को ढूंढने के लिए बनारस के लिए चल देता है। उधर से रिया की बस आ रही थी मुंबई के लिए और इधर से नताशा की बस जा रही थी बनारस के लिए, लेकिन तभी दोनों बस एक ढाबे पर रुक जाती हैं और बस ड्राइवर सभी लोगों से कहता है, बस ड्राइवर, अगर किसी को भूख लगी है तो वह यहाँ पर खाना खा सकता है, क्योंकि इसके बाद बस रुकने वाली नहीं है। बस में जो लोग बैठे थे खाना खाने के लिए बस से नीचे उतरकर आ जाते हैं। रिया भी नीचे उतरकर आ जाती है। उधर नताशा की बस में जो लोग थे वह भी ढाबे पर खाना खाने के लिए नीचे उतरकर आ जाते हैं और नताशा अकेली बस में बैठी रहती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह भी नीचे उतरकर आ जाती है और ढाबे पर जाकर बैठ जाती है। सब लोग खाना खा रहे थे, लेकिन नताशा ने कुछ भी नहीं मंगाया था, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और जितने पैसे थे वह उन्हें खर्च नहीं करना चाहती थी। लेकिन वह सबके मुंह को देख रही थी। रिया नताशा को देख लेती है और अपने मन में कहती है, रिया, लगता है इस बच्ची को भूख लग रही है, लेकिन इसके माता पिता कहाँ हैं? ये अकेले क्यों बैठी है? रिया ऐसा सोच रही थी, तभी वह पीछे मुड़कर देखती है कि वहाँ ढाबे पर 3-4 गुंडे बैठे थे जो नताशा की तरफ देख रहे थे। रिया को उनका इरादा गलत लग रहा था और अपने मन में कहती है, रिया, ये सब इस बच्ची को ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमें पता नहीं क्यों इनका इरादा गलत लग रहा है। इस बच्ची के साथ कोई है भी तो नहीं, हम जाकर पूछते हैं बच्ची से। रिया ऐसे कहने के बाद नताशा के पास आती है और उसके सामने बैठ जाती है और नताशा से कहती है, रिया, बच्चा, आपका नाम क्या है और आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? आपके मम्मी पापा कहाँ पर हैं? नताशा, आपसे मतलब, आप अपने काम से काम रखो, और मैं आपको जानती नहीं हूँ तो क्यों आपको अपना नाम बताऊँ? मैं किसी अजनबी को अपना नाम नहीं बताती। रिया, अच्छा ठीक है, नाम मत बताना, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? लेकिन ये तो बता दो कि आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? आपको इस तरह अकेले नहीं रहना चाहिए। नताशा, मुझे ना आपको अपना नाम बताना है, ना ही अपने बारे में कुछ। नताशा ऐसा कहने के बाद वापस बस में आकर बैठ जाती है। रिया अपने मन में कहने लगती है,
रिया, कमाल है, ये बच्ची तो अपने माता पिता के बारे में हमें कुछ भी नहीं बता रही। अब हमें कैसे पता चले कि इसके माता पिता कौन हैं? और इतनी छोटी है, इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा। लेकिन जो भी कहो, है तो बहुत प्यारी। लगता है अब हमें ही इसके माता पिता के बारे में पता करना पड़ेगा। हम यहाँ लोगों से पूछते हैं कि इसके माता पिता कौन हैं। रिया ऐसा कहने के बाद वहाँ लोगों से पूछने लगती है नताशा के मम्मी पापा के बारे में। कभी एक औरत रिया से कहती है, औरत नहीं, उसके साथ उसके मम्मी पापा नहीं हैं। जब वह बस में चढ़ी थी तो वह अकेली थी, और इस सफ़र में वह अकेली है। उसके साथ उसके माता पिता नहीं हैं। रिया ऐसा सुनकर हैरान हो जाती है। तभी वह पीछे मुड़कर देखती है कि अभी अभी जो गुंडे ढाबे पर बैठे थे वह भी नताशा वाली बस में चढ़ जाते हैं। वह गुंडे आपस में कह रहे थे, गुंडे जैसे ही सही समय मिलेगा इसका किडनैप कर लेंगे और इसके परिवार से मोटी रकम वसूलेंगे, और इसका किडनैप करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि वैसे भी ये अकेली है। जहाँ पर भी ये उतरेगी वहाँ पर इसे किडनैप कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। देखने में तो अच्छे परिवार की लग रही है, तो मोटी रकम हाथ लगेगी। आज तो हमारे हाथों में लॉटरी लगने वाली है। रिया उन गुंडों को देखने के बाद कहती है कि हमें सच में लग रहा था जैसे गलत है, और अभी ये आदमी तो उस बस में भी गए हैं जिसमें वह बच्ची है। क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम भी उसी बस में चले जाते हैं, उस बच्ची के साथ तो रहेंगे, परंतु इसके लिए हमें फिर से बनारस जाना होगा। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम वह बच्ची तो सुरक्षित रहेगी। जब वह बच्ची वहाँ चली जाएगी जहाँ पर उसे जाना है तो हम फिर वापस आ जाएंगे मुंबई के लिए। रिया ऐसा कहने के बाद उस बस में चढ़ जाती है जिसमें नताशा होती है। गुंडे नताशा के पास आने की सोच रहे थे, लेकिन रिया को देखकर पीछे ही बैठ जाते हैं, और रिया नताशा के पास जाकर बैठ जाती है। नताशा उसे देखकर चिढ़ने लगती है और रिया से कहती है कि नताशा, आप यहाँ क्या कर रही हैं मेरे पास? रिया, क्यों, हम इस बस में नहीं बैठ सकते? हमें भी बनारस जाना है। नताशा, लेकिन पहले तो आप दूसरी बस में जा रही थीं, फिर आप इस बस में क्यों आई हैं? रिया, क्यों का क्या मतलब है? हम इस बस में नहीं बैठ सकते हैं। हाँ, हम पहले दूसरी बस से जा रहे थे, लेकिन हमारा कुछ सामान हमारे घर पर रह गया है, इसीलिए हमें अपने घर जाना पड़ रहा है, और हमारा घर बनारस में है, तो हम इसी बस से जाएंगे ना। तुम देखने में तो इतनी छोटी हो, लेकिन कितने सवाल करती हो। नताशा अपने मन में सोचने लगती है, मेरी फ्रेंड खुशबू नहीं बताया था, अगर कोई कहने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़े तो मतलब उसका कोई गलत इरादा है। मतलब वह आपको किडनैप करना चाहता है। कहीं ये मुझे किडनैप तो नहीं करना चाहती? अगर बार बार कोई अनजान आपका पीछा करता है, आपके कहने के बाद भी आपसे बात करता रहे, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। पर अब मैं क्या करूं, किससे कहूं? कोई है भी तो नहीं मेरे पास। आइडिया, ये बस में बैठी हैं, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से उतर जाती हूँ। जब कोई दूसरी बस आएगी तो उसमें चली जाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने चिल्लाकर किसी से कहा तो पता नहीं और कितने लोग होंगे इसके साथ, इसलिए मुझे दिमाग से काम लेना होगा। नताशा ऐसा कहने के बाद बस से उतर जाती है। रिया कहने लगती है, रिया, क्या हुआ बच्चा, आप बस से नीचे क्यों उतर गईं? तभी बस में जो सवारी बैठी थीं सब अपनी अपनी जगह आकर बैठ जाते हैं। बस के ड्राइवर भी बस चलाने के लिए गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। तभी नताशा से कहते हैं, ड्राइवर, क्या हुआ बेटा, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? जल्दी से आकर अंदर बैठ जाओ, बस चलने वाली है। नताशा, नहीं अंकल, मैं बस में नहीं बैठ सकती, क्योंकि मेरे पापा आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, तो मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी, आप जाओ। इसके बाद बस चली जाती है और दूसरी बस भी निकल जाती है, लेकिन रिया उस बस में नहीं बैठती जिस बस में गुंडे बैठे थे। वह भी बस उस बस के नीचे उतर जाती है। रिया ये देखकर हैरान हो गई थी और अपने मन में कहने लगती है, रिया, क्या सच में इसके पापा आ रहे हैं इसे लेने के लिए? परंतु हम क्या करें, अब तो ये गुंडे भी यहाँ पर आ गए और ये बच्ची तो हमारे साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं हो रही। रिया ऐसा सोच ही रही थी, लेकिन जब भी वह पीछे पलटकर देखती है तो उसे नताशा नजर नहीं आ रही थी और ना ही वहाँ पर गुंडे होते हैं। रिया हैरान हो जाती है और खुद से कहती है, रिया,
वह बच्ची कहाँ गई जो अभी यहाँ पर थी? अभी अभी तो यहीं पर थी, इतनी जल्दी कहाँ चली गई? और वह गुंडे भी यहाँ नहीं हैं, कहीं वह तो नहीं लेकर गए? ये हमने क्या कर दिया? हमें ध्यान रखना चाहिए था। वह तो बच्ची थी, उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हमें तो पता था। और हम क्या सोचने लगे, उसकी तरफ देखा भी नहीं। नहीं नहीं, हमें इस वक्त ये सब नहीं सोचना चाहिए। अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, हमें उस बच्ची को ढूंढना चाहिए और हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। रिया ऐसा कहने के बाद नताशा को ढूंढने लगती है और सड़क पर सब लोगों से पूछते पूछते भाग रही थी कि किसी ने उस छोटी सी बच्ची को देखा है या नहीं। लेकिन वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे और जितने थे उनमें से किसी ने नहीं देखा था। रिया नताशा को ढूंढने के लिए सड़क पर तेजी से भाग रही थी। तभी उधर से ऋषि अपनी गाड़ी लेकर आ रहा था और वह भी इधर उधर देख रहा था। सामने उसकी नज़र नहीं थी। तभी रिया अचानक उसकी कार के सामने आ जाती है। यह बार बार एक्सीडेंट होने से बच जाता है। ऋषि ब्रेक लगा लेता है। रिया ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया था। डर के मारे ऋषि को गुस्सा आ जाता है और वह गाड़ी से तेजी से उतरते हुए आता है और रिया से कहता है, ऋषि पागल हो क्या? अगर तुम्हें मरना ही है तो कहीं और जाकर मरो, मेरी गाड़ी के सामने क्यों आकर मर रही हो? एक तो मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, ऊपर से तुम्हें मेरी ही कार मिली है उसके सामने आने के लिए, उसके सामने मरने के लिए। रिया अपने चेहरे पर से अपने हाथ हटा लेती है और कुछ देर ऋषि रिया को देखता रहता है। उसकी नज़र उसके ऊपर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी और रिया भी ऋषि को देखती रहती है। गाना बजते हुए, बंधन ये बंधन तेरा मेरा बंधन, जन्मों का है बंधन दिलों का है बंधन, बंधन ये बंधन तेरा मेरा बंधन। रिया ऋषि से कहती है, आपका दिमाग खराब है क्या? हम क्यों मरने लगे? और हम उनसे भी नफरत करते हैं जो जिंदगी से हार कर मौत को गले लगा लेते हैं। हम उनमें से नहीं हैं। हम हर मुश्किल का सामना करने वाले हैं। ऋषि, तुम्हारा पूरा जीवन परिचय नहीं पूछा है कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, किससे प्यार करती हो और किससे नफरत करती हो। मैंने बस इतना कहा है कि मेरी गाड़ी के सामने क्यों आई। अगर तुम्हें कुछ हो, रिया, हमें कुछ हो जाता तो आप पर क्या फर्क पड़ता? आप हमारी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ऋषि, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मुझे अपनी चिंता है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारा एक्सीडेंट तो मेरी गाड़ी से होता और मैं तुम्हारे चक्कर में जेल चला जाता। अभी मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अभी अपनी बेटी को ढूंढना है, इसलिए तुम प्लीज़ जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रिया, एक बात कहें हम आपसे, आप बहुत बदतमीज हैं, आपको किसी से बात नहीं करना आता और हमें भी आपसे कोई बात नहीं करनी। फिलहाल हम भी बहुत जल्दी में हैं क्योंकि हमें भी किसी को ढूंढना है, एक मासूम बच्ची को। ये सुनकर ऋषि हैरान होकर देखने लगता है। ऋषि कहता है, क्यों, तुम किसको ढूंढ रही हो? तुम्हारी बेटी भी गायब हो गई है क्या? देखकर तो नहीं लग रहा है कि तुम अपनी बेटी का ध्यान नहीं रखती होगी, इसीलिए तुम्हारी बेटी तुम्हें छोड़कर चली गई। रिया, यही बात तो हम आपसे कह सकते हैं कि आप भी अपनी बेटी का ध्यान नहीं रखते होंगे, तभी तो आपकी बेटी आपको छोड़कर चली गई। क्या हुआ? हमारी बात कड़वी लग गई? हमने वही कहा जो आपने कहा है। और रही बात हमारी बेटी की बात, तो हम जिसको ढूंढ रहे हैं वह हमारी बेटी नहीं है। हमें तो पता भी नहीं है कि वह कौन है, लेकिन हम फिर भी उसे बचाना चाहते हैं। इंसानियत के नाते हमें लगता है, इंसानियत का नाम तो आपने सुना होगा या फिर इंसानियत का नाम भी नहीं सुना। ऋषि मन में सोचने लगता है, कहीं ये जिसकी बात कर रही है वह नताशा तो नहीं है, कहीं नताशा तो इसे नहीं मिली। हो सकता है, क्योंकि नताशा तो इसी रास्ते से जाने वाली है, तो इसे नताशा मिल सकती है। रिया जाने लगती है, तभी ऋषि उसे रोक लेता है और रिया ये सुनकर हैरान हो जाती है कि ऋषि ने रोका है। वह सोच रही होती है कि ऋषि उससे माफ़ी मांगने वाला है। रिया ऋषि से कहती है, रिया, चलो कम से कम आपको इतनी तमीज़ तो आ गई कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। अब जल्दी से हमसे सॉरी बोल दीजिए क्योंकि हमें जाना है। ऋषि, तुम्हें ये गलतफहमी कैसे हो गई कि मैं तुमसे सॉरी कहने वाला हूँ? रिया,
अगर आप हमसे सॉरी नहीं कहने वाले तो फिर हमें क्यों रोका है? ऋषि अपना फ़ोन निकाल कर उसमें से नताशा की फ़ोटो रिया को दिखाने लगता है और कहता है, ऋषि ध्यान से देखो इस फ़ोटो को। जिस बच्ची की तुम बात कर रही हो, क्या ये वही है? रिया हाँ यही थी, लेकिन इस बच्ची की फ़ोटो आपके पास कैसे? हाँ हम समझ गए, आप भी उन गुंडों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि लग तो आप भी रहे हैं। अब जल्दी से बताइए कि बच्ची कहाँ पर है, वरना आप हमें जानते नहीं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। एक बात हमारी कान खोलकर सुन लीजिए, अगर इसे कुछ भी हुआ तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। पूरा बनारस जानता है, जब रिया कुछ करने पर आती है तो पीछे नहीं हटती है और किसी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसे नहीं बताने वाले, ठीक है? हम अभी पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस अब आपसे सवाल करेगी और हम देखते हैं कि आप पुलिस से कैसे बचते हैं। और हाँ, भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। ऋषि हो गया तुम्हारा पागलपन, कर ली तुमने बकवास। तो अब मेरी बात सुनो, मुझे समझ में नहीं आता तुम ये सब कैसे सोच लेती हो। तुम्हारी नज़र में हर कोई गलत है, बस एक तुम सही हो। रिया हाँ हम सही हैं, तो हम हमेशा सही का साथ देते हैं। और आप हमसे सुनने के लिए क्या कह रहे हैं? हम किसी की सुनते नहीं, अपनी सुनते हैं। जल्दी से बताइए बच्ची कहाँ पर है? ऋषि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं अपनी ही बेटी का किडनैप क्यों करने लगा? रिया क्या, आपकी बेटी? ऋषि जी हाँ मेरी बेटी, जिसे तुम ढूंढ रही हो मेरी बेटी है। रिया हमें पहले ही दिख रहा था, आप जैसे ही कोई लापरवाह इंसान उस बच्ची का पिता हो सकता है। आखिर कैसे पिता हैं आप? अपनी बेटी का ध्यान भी नहीं रख सकते। ऋषि तुम्हें क्या हर बात पर प्रवचन देने की बीमारी है? तुम्हारी कोई भी बात बिना प्रवचन के पूरी नहीं होती। रिया हाँ, क्योंकि हम जहाँ जाएंगे वहाँ हमारे प्रवचन ही आएंगे। और वैसे हम जो कह रहे हैं उसमें गलती क्या है? अगर आपने अपनी बेटी का ध्यान रखा होता तो आज आपको इस तरह से बोलना नहीं पड़ता। ऋषि तुमने ऑफिस तो सुना होगा, मुझे ऑफिस भी जाना होता है। और इतना तो हमें पता होगा कि ऑफिस में खाली नहीं बैठे रहते, वहाँ पर काम भी करना होता है। रिया अपनी जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ है? सुनी होगी, परिवार के प्रति भी कोई जिम्मेदारी होती है, बच्चों के प्रति भी कोई जिम्मेदारी होती है। हाँ ऑफिस का काम करना चाहिए, वह भी ज़रूरी है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। खैर ये सब छोड़िए, ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। हमें जल्द से जल्द आपकी बेटी को ढूंढना होगा। ऋषि यही तो मैं तुमसे कब से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें मेरी बेटी को कहाँ पर देखा है। रिया हमने आपकी बेटी को देखा था, लेकिन हमें लगता है वहाँ जो गुंडे खड़े थे वह उसे लेकर चले गए हैं। हमें उनके इरादे बहुत गलत लग रहे थे। इससे पहले कुछ गलत हो जाए, हमें उसे ढूंढना होगा। ऋषि तुम्हें पता है कि नताशा को लेकर किस तरफ गए होंगे? रिया हाँ, जैसे हम तो उन गुंडों की बहन हैं जो हमें सब कुछ पता होगा, जैसे बच्चों वाली बात कर रहे हैं। अगर हमें पता होता तो हम खुद आपकी बेटी को ढूंढ ही लेते। वैसे हमें लगता है कि हमें यहाँ जंगल में ढूंढना चाहिए, क्या पता वह आपकी बेटी को लेकर वहीं गए होंगे। ऋषि शायद तुम ठीक कह रही हो, और हाँ थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। अब जल्दी से चलते हैं। रिया चलो अच्छा है, कम से कम आपको सॉरी नहीं तो थैंक यू तो बोलना आता है। ऋषि तुम क्या हर बात पर प्रवचन देती हो? रिया जब तक आपको आपकी बेटी नहीं मिल जाती तब तक आपको हमारा प्रवचन भी सुनना होगा, क्योंकि आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। चलिए जल्दी से। ऋषि और रिया दोनों मिलकर नताशा को ढूंढ रहे होते हैं। तभी ऋषि अचानक रुक जाता है, रिया से कहने लगता है, रिया क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रुक गए? चलिए ना। ऋषि पास में पड़ी घड़ी उठाता है और कहता है, ये घड़ी तो नताशा की है, इसका मतलब वह लोग नताशा को इसी तरफ लेकर आए होंगे। रिया आपको पूरा यकीन है कि ये घड़ी आपकी बेटी, हमारा मतलब कि नताशा की है? ऋषि इस घड़ी को मैं कैसे भूल सकता हूँ? नताशा इस घड़ी को खुद से कभी दूर नहीं करती, ये घड़ी उसके लिए बहुत खास है, क्योंकि उसे ये घड़ी। ऋषि इतना कहने के बाद रुक जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने वाले होते हैं, लेकिन वह अपने आंसुओं पर कंट्रोल कर लेता है और उन्हें छुपाने की कोशिश करने लगता है। रिया कहती है, रिया क्या हुआ, ये घड़ी नताशा को किसने दी थी जो उसके लिए इतनी खास है? और आपकी आंखों में भी आंसू आ गए उस इंसान के बारे में सोचकर जिसने ये घड़ी नताशा को दी। ऋषि तुमसे मतलब
तुम अपने काम से काम रखो। रिया, ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन इस तरह हम पर चिल्लाने का कोई अधिकार नहीं है आपका। और एक बात हम आपको याद दिला देते हैं कि हम अपना नहीं, आपका ही काम कर रहे हैं। आपकी बेटी को ढूंढ रहे हैं। ऋषि, तो तुमसे किसी ने कहा नताशा को ढूंढने के लिए? नहीं ना, तुम जा सकती हो, मैं उसे खुद ढूंढ लूँगा, उसका ध्यान रख सकता हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हारी और ना ही किसी और की। रिया, बिल्कुल, आप कितना ध्यान रख सकते हैं ये तो हमें दिखाई दे रहा है। अगर आपने अपनी बेटी का जरा सा भी ध्यान रखा होता तो आज वह उन गुंडों के पास नहीं होती। लेकिन आप तो बस अपने ही काम में बिजी रहते होंगे, तभी तो आपकी बेटी आपको छोड़कर जा रही थी। अब हमसे लड़ना बंद करिए, क्योंकि हमसे लड़ने से आपकी बेटी आपको नहीं मिल जाएगी। इसलिए ये लड़ाई झगड़ा बंद करें और उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए। ऋषि इस बार कुछ नहीं कहता और दोनों फिर मिलकर ढूंढने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक गोदाम दिखाई देता है। रिया कहती है, रिया, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद वह बच्ची वहीं उस गोदाम में हो। हमें एक बार चलकर देखना चाहिए वहां पर। ऋषि, तुम्हें कैसे पता कि वहां पर नताशा हो सकती है? तुम क्या वहां पर रहती हो? रिया, आपको क्या हर बात पर सवाल करने की आदत है? चुपचाप हमारे साथ नहीं चल सकते? और अगर नहीं चलना है तो यहीं रहिए, हम खुद जाकर देख लेंगे। ऋषि, तुम अकेली क्यों जाओगी? नताशा मेरी बेटी है और उसे ढूंढने मैं भी जाऊंगा। रिया, सच में हमें आपका बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या करना नहीं चाहते। खैर, ये सब छोड़िए और चलिए। ऋषि और नताशा दोनों उस गोदाम के पास चले जाते हैं। गोदाम का दरवाज़ा खुला था, इसलिए दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो एक कुर्सी पर एक बच्ची बैठी थी, जिसके हाथ पैर बांध रखे थे, और वह कोई और नहीं बल्कि नताशा ही थी। गुंडे आपस में बात कर रहे होते हैं। गुंडे, इस लड़की को तो हमने किडनैप कर लिया, लेकिन ये तो अपने परिवार वालों के बारे में कुछ बता ही नहीं रही, उनका नंबर ही नहीं बता रही। अब उनसे मोटी रकम कैसे वसूल करेंगे? कोई बात नहीं, अभी नहीं बता रही है तो कल बता देगी। जब भूखी रहेगी, मरने की नौबत आ जाएगी, तब तो बताएगी। आखिर कब तक चुप रहेगी? जब भूख के मारे दम निकलने लगेगा, तब तो अच्छे अच्छों की जुबान खुल जाती है। ये तो एक छोटी बच्ची है, कब तक बर्दाश्त करेगी? ऋषि और रिया उन गुंडों की बात सुन रहे होते हैं। ऋषि को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, ऋषि, इन लोगों की इतनी हिम्मत, पैसों के लिए नताशा को किडनैप करा। इन्हें तो मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। इनका अब क्या हाल होगा ये सोच भी नहीं सकते। रिया, देखिए, हम जानते हैं कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और हमें भी गुस्सा आ रहा है कि ये लोग इतनी छोटी बच्ची के साथ भला ऐसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमें समझदारी के साथ काम लेना होगा। हम लोग दो हैं और वह 7 लोग हैं और उनके पास हथियार भी हैं। हम अभी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ऋषि, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं हथियार के डर से अपनी बेटी को बचाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करूं? इन लोगों के डर से यहाँ से चला जाऊं और अपनी बेटी को इनके पास ही छोड़ दूं? रिया, अरे हमें समझ नहीं आता कि आप हमारी हर बात को गलत मतलब क्यों निकाल लेते हैं। हमने कब कहा कि आप अपनी बेटी को बचाने की कोशिश मत कीजिए? हम तो बस इतना कह रहे हैं कि हमें इस वक्त समझदारी से काम लेना होगा। अगर कुछ भी गलती हो गई तो आपकी, हमारी और खास कर की आपकी बेटी की जान पर भी आ सकती है। ऋषि, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना तुमसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला काफ़ी हूँ नताशा को बचाने के लिए, और इन लोगों का तो मैं अब देखता हूँ। ऋषि ऐसा कहने के बाद उस जगह से निकलकर उन गुंडों के सामने आ जाता है, जहाँ पर रिया और ऋषि दोनों छुपकर देख रहे थे। ऋषि को सामने देखकर गुंडे हैरान हो जाते हैं और नताशा कहती है, नताशा, पापा। गुंडे, अच्छा जी, ये तेरा पापा है? चल, एक तरह से अच्छा ही हुआ। तू कुछ तो नहीं बता रही थी, तेरा पापा ही यहीं पर आ गया? ऋषि, हाँ, मैं यहाँ आ गया हूँ नताशा को बचाने के लिए, लेकिन अब तुम लोग नहीं बच पाओगे। गुंडे, देख बेटा, ये हीरोपंती सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती है, असल जिंदगी में नहीं। अगर असल ज़िंदगी में कोई होता है और जिसकी जीत होती है, वह सिर्फ विलेन, और तुम्हारी बेटी की कहानी के विलेन हम हैं और यहाँ जीत भी हमारी ही होगी। ऋषि ऐसा कहने के बाद
उन गुंडों को मारने लग जाता है और उन गुंडों की खूब पिटाई करता है। लेकिन तभी पीछे से एक गुंडा ऋषि के सर पर वार कर देता है और ऋषि नीचे गिर पड़ता है। गुंडे ऋषि से कहते हैं, गुंडे बेटा कहा था ना तुमसे, यहाँ पर तुम्हारी हीरोपंती काम नहीं आने वाली। यहाँ के विलेन हम हैं और तुम हमारे इलाके में आकर हमें ही मारने चले थे। अब देखो तुम्हारा क्या हाल करते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हारी बेटी को मार देंगे। इतना तो सौभाग्य तुम्हें दे ही सकते हैं, अपनी बेटी की मौत देखने का। रिया अपने मन में सोचने लगती है, हमने इनसे पहले ही मना किया था, लेकिन इन्हें हमारी बात समझ कहाँ आने वाली है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हम उन्हें अकेले तो नहीं छोड़ सकते, पर क्या करें, आखिर हम भी तो अकेले हैं। हम इन गुंडों का सामना कैसे कर सकते हैं अकेले। याद आया, हम हमेशा अपने बैग में मिर्च का पाउडर रखते हैं, ताकि हमें कोई परेशान करे तो हम उसको सबक सिखा सकें। आज तक कभी ये मौका नहीं मिला, लेकिन आज मिला है वह पाउडर इस्तेमाल करने का। अब देखिए गुंडे भाई साहब जी, आपका हम क्या करते हैं। रिया ऐसा कहने के बाद अपने बैग में से मिर्च का पाउडर निकाल लेती है और गुंडों से कहती है, रिया आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना। आखिर आप कैसे इंसान हैं, एक छोटी बच्ची के साथ आप आखिर कैसे कर सकते हैं। हमें तो लगता है आप इंसान नहीं जानवर हैं। नहीं, हम तो आपकी तुलना जानवर से भी नहीं कर सकते। जानवर भी दया दिखाते हैं, आप तो हैवान हैं। गुंडे देखो भाई देखो, एक और आ गई इन्हें बचाने के लिए, और वह भी एक लड़की। जब ये हीरो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो फिर तू हीरोइन क्या बिगाड़ पाएगी हमारा। वैसे एक तरह से अच्छा ही है कि तू यहाँ पर आ गई, हमारा मूड भी बन जाएगा। आखिर इतनी खूबसूरत जो है। गुंडे ऐसा कहने के बाद रिया की तरफ आने लगते हैं। रिया का मन घबरा रहा था कि वह कैसे उनका सामना करे, लेकिन वह करती है, सिर्फ उस बच्ची को बचाने के लिए और इसी को बचाने के लिए। गुंडे जैसे ही रिया के पास आते हैं, रिया उन गुंडों की आंखों में मिर्च का पाउडर गेर देती है और गुंडों की आंखों में जलन होने लगती है। उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। वह सब अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं। उनकी आंखों में बहुत जलन हो रही थी। रिया तेजी से जाती है और नताशा के हाथ खोल देती है। ऋषि बेहोश होता है तो कुछ कुछ होश आने लगा था। रिया पास में रखा पानी लेती है और ऋषि के चेहरे पर गेर देती है। ऋषि को होश आने लगता है। रिया ऋषि से कहती है, रिया आप जल्दी चलिए यहाँ से, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर उनकी आंखों की जलन बंद हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ से निकलना। ऋषि ये सब इस तरह क्यों कर रहे हैं और इनकी आंखों में क्या हुआ है। रिया हमने इनकी आंखों में मिर्च पाउडर गिरा दिया है, इसीलिए ये सब ये कर रहे हैं। ऋषि ये सब तुमने अकेले किया। रिया क्यों, आपको क्या लगा था कि हम नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा अब आप ये सब छोड़िए और जल्दी चलिए यहाँ से। चलिए बेटा आप भी जल्दी से चलिए, हमें बहुत दूर जाना होगा इन अंकल से। नताशा आई एम सॉरी। रिया सॉरी, लेकिन क्यों बेटा, आप हमसे सॉरी क्यों बोल रही हैं। नताशा क्योंकि मैंने आपको इतना गलत समझा। आप मुझे बचाने आई थीं और मुझे लग रहा था कि आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। रिया पर इसमें कोई सॉरी बोलने वाली बात नहीं है। आपको पता है आप बहुत समझदार हैं, तभी तो आप अपना ध्यान रख रही थीं। किसी अनजान पर आप विश्वास नहीं कर रही थीं। ऋषि लेकिन ये जो भी कुछ हुआ है नताशा सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। क्या जरूरत थी तुम्हें घर छोड़कर आने की। तुम्हें पता है कितना परेशान है सब, लेकिन तुम नहीं, तुम किसी के बारे में नहीं सोचती। तुम वही करती हो जो तुम्हारे मन में आता है। रिया अरे अरे एक मिनट, आप इस तरह कैसे बात कर सकते हैं नताशा से। कम से कम ये तो देख लीजिए कि आपकी बेटी कितना डर गई है इन सब की वजह से, और आप हैं कि उससे ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं। ऋषि नताशा मेरी बेटी है और मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है कि अपनी बेटी से किस तरह बात करनी है और किस तरह नहीं करनी है। रिया जानते हैं कि नताशा आपकी बेटी है, लेकिन इस वक्त वह हमारे साथ है और हम अपने सामने किसी के भी बच्चे की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, चाहे उनके माता पिता ही उन्हें आंसू क्यों ना दें। ऋषि देखो तुम। रिया आप देखिए, हम जानते हैं कि आपकी बेटी ने जो भी किया गलत किया, लेकिन उसकी ये सब करने की वजह रही होगी, तभी वह घर छोड़कर आई है।
वरना कि एक मासूम बच्ची अपने घर को छोड़कर आएगी और वह भी अकेले। अच्छा ये सब छोड़िए, ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, यहाँ से जाने का वक्त है। इसके बाद रिया, नताशा, ऋषि वहाँ से निकल जाते हैं। तभी पीछे के दरवाजे से वहाँ एक गुंडा और पहुँच जाता है, जो अपने साथियों को देखता है कि उनके साथियों की आंखों में मिर्ची का पाउडर था और उनकी आंखों में जलन हो रही थी। वह गुंडा जाता है और पानी लेकर आ जाता है, अपने सभी साथियों की आंखों में पानी गिराता है। उनकी आंखें साफ हो जाती हैं और उनकी आंखों की जलन भी बंद हो जाती है। वह गुंडा कहता है, गुंडा, तुम सबका ये हाल आखिर किसने किया? और जहाँ पर मुझे बच्ची थी वह कहाँ गई? दूसरा गुंडा, उसके पापा आए थे उसे बचाने के लिए। हमने तो उसे सबक सिखा दिया था, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक लड़की आ गई और उसने हमारी आंखों में मिर्च का पाउडर गिरा दिया और उन्हें यहाँ से बचा कर ले गई। गुंडा, तुम चिंता मत करो, अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। सबसे पहले उस लड़की को सबक सिखाना होगा। ऐसा कहने के बाद एक गुंडा सबसे कहता है, गुंडा, देख क्या रहे हो, जल्दी से चलो यहाँ से, उन्हें ढूंढने के लिए। ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, आज बचकर नहीं जाने चाहिए। इसके बाद सभी गुंडे उन्हें ढूंढने के लिए अपने ठिकाने से निकल जाते हैं। जंगल की तरफ ऋषि, रिया और नताशा भाग रहे थे। तभी नताशा भागते भागते गिर जाती है और उसके पैर में खरोंच आ जाती है। रिया उसे उठाती है और कहती है, रिया, नताशा आप ठीक हो ना? ऋषि, नताशा तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? रिया, बस बस, आप तो रहने दीजिए। आपको अपनी बेटी की कितनी चिंता है ये तो हमने देख लिया। और आप ये क्या कर रहे हैं कि चोट नहीं लगी? आपको दिखाई नहीं दे रहा? नताशा के पैर में खरोंच आ गई है। बच्चा, आपको दर्द हो रहा है? हम भी कैसी बात पूछ रहे हैं। हाँ, दर्द हो रहा होगा। आप इतनी छोटी हैं तो इतनी छोटी सी चोट से भी तो आपको दर्द होगा। नताशा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे दर्द नहीं हो रहा और वैसे भी मुझे तो दर्द सहने की आदत है। रिया, बच्चा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि दर्द सहने की आदत है? कुछ हुआ है क्या? ऋषि, कुछ नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तो वह हमारे परिवार का मामला है। तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। और नताशा, तुम चिंता मत करो, हम यहाँ से बहुत जल्द निकल जाएंगे और यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हें सबसे पहले डॉक्टर के पास ले चलूँगा। रिया, एक बात कहें, आप सच में बहुत अजीब हैं, और सिर्फ अजीब ही नहीं, बहुत बुरे भी हैं। आपकी बेटी इतनी तकलीफ में है, उसे दर्द हो रहा है, लेकिन नहीं, आपको तो अपना खड़ूसपन दिखाना ही है। हमें एक बात बताइए, आपको हंसना भी आता है या नहीं? क्योंकि हमें तो ये देखकर लगता है आप हंसना तो बहुत दूर की बात है, आपको मुस्कुराहट का मतलब भी नहीं पता होगा। और रही डॉक्टर की बात, तो हम डॉक्टर हैं और हमें पता है कि नताशा की चोट कैसे ठीक होगी। रिया ऐसा कहने के बाद अपने बैग में से दवाई निकाल लेती है, चोट पर लगाने वाली होती है और नताशा के पैर पर लगा देती है जहाँ पर उसे खरोंच आई थी, और फिर कहती है, रिया, आपकी चोट बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। रिया ऐसा कह रही होती है, तभी उसकी नज़र पीछे जाती है। पीछे देखती है कि गुंडे ढूंढते हुए उन्हें उस तरफ ही आ रहे थे। रिया डर जाती है और एकदम कहती है, रिया, संतोषी माँ, ये तो हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। नताशा बेटा, जल्दी से चलो, हमें यहाँ से बहुत तेज भागना है। ऋषि, क्या मतलब भागना है? तुम कहना क्या चाहती हो? क्या हमेशा भगाने की लगी रहती है? रिया, अपने पीछे मुड़कर देखिए, आपको समझ आ जाएगा हम क्यों भागने के लिए कह रहे हैं। ऋषि अपने पीछे मुड़कर देखता है तो गुंडे तेजी से उनकी तरफ भागे आ रहे थे, उन्हें पकड़ने के लिए। ऋषि कहता है, ऋषि, अरे पहले कहना चाहिए था ना कि पीछे गुंडे आ रहे हैं। रिया, हाँ तो अब तो आपने देख लिया है, अब आप देख क्या रहे हैं? नताशा को अपनी गोद में उठाइए और जल्दी से यहाँ से चलिए। इसके बाद ऋषि नताशा को अपनी गोद में उठा लेता है और तेजी से भागने लगता है। पीछे पीछे रिया भी भाग रही थी और उनके पीछे पीछे गुंडे भाग रहे थे तेजी से। गुंडे बह रहे तीनों, जल्दी से जाकर उन्हें पकड़ो, बचकर नहीं जाने चाहिए। गुंडे तेजी से उनकी तरफ भाग रहे थे और वह तीनों आगे आगे थे। तभी आगे जाकर तीनों झाड़ियों के पीछे दुबक जाते हैं और गुंडों को नजर नहीं आते। एक गुंडा दूसरे से कहने लगता है, गुंडा,
अरे कहाँ गए? अभी तो यहीं पर थे। दूसरा गुंडा, शायद इस तरफ गए होंगे, हमें इस तरफ देखना चाहिए। गुंडा, हाँ सही कह रहे हो तुम, वह सब इस तरफ गए होंगे, आखिर जा भी कहाँ सकते हैं। चारों तरफ तो जंगल ही जंगल है और यहाँ से निकलने का रास्ता उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। एक काम करते हैं, हम सब पूरे जंगल में उन्हें ढूंढते हैं, एक एक करके, और ज़रूर मिल जाएंगे। आज चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें बचकर नहीं जाने देना है। ऐसा कहने के बाद सभी गुंडे वहाँ से चले जाते हैं और सभी अलग अलग करके उन्हें ढूंढने लगते हैं। ऋषि, रिया, नताशा झाड़ियों के पीछे से निकल कर आते हैं। रिया कहती है, हम इनसे तो बच गए, लेकिन अब यहाँ से बाहर कैसे निकलें, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। ऋषि, ये लोग इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, और अब तो सभी पूरे जंगल में एक एक करके हमें ढूंढ रहे हैं। ऊपर से मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा जो किसी को हेल्प के लिए बुला लें, और अब रात होने वाली है। रात में यहाँ जंगल में कैसे रहेंगे? रिया, लेकिन रहना तो पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब यहाँ से निकलने के लिए सुबह ही कुछ करना पड़ेगा। ऋषि, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? यहाँ झाड़ियों के पीछे ही पूरी रात गुजारनी है क्या? रिया, आपको देखकर लगता नहीं है कि आप पूरी रात रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ मच्छर भी बहुत हैं और आपको मच्छर का काटना हजम नहीं होगा। ऋषि, मच्छर? सीरियसली? तुम्हें मजाक की लगी है? यहाँ गुंडे हमारे पीछे हैं और तुम्हें मच्छर की पड़ी है? काफ़ी ज़्यादा बकवास जोक है तुम्हारा। रिया, आप जब बातें ही ऐसी कर रहे हैं, आप हमें बताइए, यहाँ पर रुकने के अलावा कोई और रास्ता है क्या? हमें कहीं आसपास देखना पड़ेगा कि आज रात रुकने के लिए कोई ठिकाना मिल जाए। ऋषि, वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक डॉक्टर हो। तुम सच में डॉक्टर हो या फिर मजाक कर रही हो? रिया, ये बीच में हमारे डॉक्टर होने की बात कहाँ से आ गई? ऋषि, क्योंकि तुम्हारी आंखें कमज़ोर हैं, और अगर आंखें कमज़ोर हैं तो फिर तुम डॉक्टर कैसे हो सकती हो? आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।